नमस्कार, देशहित में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो देशहित। मैं हूं सचिन। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। शुरुआत देशहित की आज की 20 बड़ी खबरों के साथ। देश भर के विमान 25 मई से भरेंगे घरेलू उड़ान। एयरपोर्ट और एयरलाइंस को तैयार रहने के निर्देश। बंगाल के सुंदरबन तक पहुंचा अम्फान तूफान। कुछ देर में 110 किलोमीटर की रफ्तार से पहुंचेगा कोलकाता। तेज हवा और बारिश। 240 किलोमीटर हो सकती है तूफान की रफ्तार। बंगाल में 3 लाख लोग शिफ्ट। महाराष्ट्र ने बंगाल और उड़ीसा जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी हैं। प्रियंका वाड्रा की भिजवाई बसों को एंट्री देने से यूपी सरकार का इनकार। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा 1000 में से 460 बसें फर्जी थी। नोएडा में बसें खड़ी करने वाले कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर। मायावती के बाद अब कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह ने ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया कांग्रेस पर। ईद पर मस्जिद खोलने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत। सरकार ने अनुरोध करने का निर्देश दिया। देश में कोरोना से प्रति लाख मृत्यु दर 0.2% हो गई है। हर 1 लाख पर करीब 8 लोग संक्रमित हैं। 40% हो गया है रिकवरी रेट, जो कि अच्छी बात है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,06,000 के पार। संक्रमण से 3,303 की मौत। 42,000 से अधिक मरीज ठीक। देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 5,711 नए मामले। 140 मरीजों के पिछले 24 घंटे में संक्रमण समाप्त। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2000 नए मरीज। तमिलनाडु में 700, दिल्ली में 500 नए मामले। गुजरात में 12,000 से अधिक संक्रमित। 719 की मौत। मध्य प्रदेश में 258, बंगाल में 250 और राजस्थान में 143 लोगों की मौत कोरोना की वजह से। नेपाल ने नहीं माना भारत के 3 इलाकों को अपना बताकर जारी किया आधिकारिक नक्शा। पीएम मोदी ने कहा भारत ने बनाया विवादित क्षेत्र। गुरुग्राम में बॉर्डर पार नहीं करने देने पर भीड़ का उत्पात। पुलिस वालों पर जमकर पथराव किया। 8 पुलिस वाले जख्मी हो गए। दिल्ली से यूपी में घुसे मजदूर तो पुलिस वालों ने डंडों से खदेड़कर वापस दिल्ली लौटाया। साहिबाबाद में कल की कार्रवाई का वीडियो वायरल। दिल्ली से घर वापसी के लिए हाईवे पर परिवार और सामान समेत बैठे मजदूर। रजिस्ट्रेशन हुआ लेकिन स्क्रीनिंग का पता ही नहीं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, यही अम्फान है, यही तूफान है। ये डराने वाला शोर सुन रहे हैं आप, यही तूफानी इम्तिहान है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान का हमला हो चुका है। चक्रवाती तूफान अम्पन के लैंडफॉल की दस्तक जैसे ही हुई, चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से तबाही का मंजर है। आप देखिए ये तस्वीरें अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से पेड़ टूट गए हैं। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाकई डरा रही है। कुछ देर पहले तक, लैंडफॉल के पहले तक इसकी छत जो है इंटैक्ट थी, लेकिन टीन की जो ये छत है उड़ जाती है लैंडफॉल के दौरान। लैंडफॉल भले ही यहाँ से होकर गुजर चुका हो, लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला है। अम्फान के आगे हिंदुस्तान की ये एक अग्नि परीक्षा है जिसमें करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हैं। अब सवाल है कि तूफान से निपटने की हमारी तैयारियां कैसी हैं। आज हमारी तूफानी कवरेज में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। साथ ही आप ये जानेंगे कि भारत किस तरह अम्फान से डटकर मुकाबला कर रहा है। तो एक तरफ कोरोना की महामारी से मुकाबला चल रहा है और इस बीच एक और बड़ी आफत आ गई। इस आफत का नाम है अम्फान। आपको बता दें, जिसने आते ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। लेकिन अम्फान से हिंदुस्तान का मुकाबला जारी है। कोरोना काल में भी हिंदुस्तान मजबूती के साथ अम्फान का मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी के साथ इसने सामना किया। तस्वीर आपके सामने है। जो घर कल तक मजबूत दिख रहे थे, वो घर आज मलबा बन चुके हैं। जो पेड़ कल तक आसमान की तरफ देखते हुए अंगड़ाइयां ले रहे थे, आज जमीन पर गिरे पड़े हैं। जो शहर कल तक ठंडी हवाओं के साए में सांस ले रहे थे, वो शहर 160 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं से सिहर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अम्फान के अटैक की ये शुरुआत है। कुछ घंटों बाद तस्वीरें और भीषण हो सकती है। अम्फान शाम के समय पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया के बीच सुंदरवन के पास टकराया।
160 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने पहले कुछ घंटों में ही दीघा और आसपास के इलाकों में नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उड़ीसा में और बंगाल में बारिश और हवा है। उड़ीसा में पारादीप तट के पास 100 से ज़्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की हवा है और बालेश्वर भद्रक में अभी हवा की रफ्तार कम है, जो कि बढ़ सकती है आने वाले समय में। हमारी जो टीमें हैं वो इवैक्यूएशन का काम में सहायता दे चुकी हैं और उड़ीसा में जो लास्ट फिगर मिला है 1.25 लाख से 1,20,000 तक के संख्या को इवैक्यूएट किया जा चुका है। अच्छी बात यह है कि अब तक तूफान से बड़े नुकसान को टालने में भारत कामयाब रहा है। पश्चिम बंगाल में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों को, जबकि ओडिशा में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात की गई हैं। ओडिशा में एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात हैं। सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड की टीमें भी अलर्ट पर हैं। तेज विंड चल रहा है, जैसे 155 to 165 और गस्टिंग 185 किलोमीटर पर आवर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे साउथ और नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर। ये लैंडफॉल प्रोसेस कंप्लीट होने तक, दैट मीन रात तक चलेगा और इसके बाद धीरे धीरे विंड स्पीड हावड़ा, हुगली और कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट में बढ़ रहा है और रात तक वहाँ भी विंड स्ट्रांग रहेगा 110 से 120 गस्टिंग टू 135 kmph। अम्फान जिस तेज रफ्तार से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अलग अलग जिलों को टारगेट कर रहा है, उतनी ही तेजी के साथ हिंदुस्तान एक एक जान बचाने के लिए जी जान से जुटा है। दीघा से पूजा मेहता के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया। हमारी रिपोर्टिंग डरने वाली नहीं, चुनौतियों के सामने डटने वाली है। जी हां, पश्चिम बंगाल के दीघा में तूफान के बीच से जी मीडिया रिपोर्टर पूजा मेहता लगातार लगी हुई हैं, आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स दे रही हैं, अपडेट दे रही हैं। बिल्कुल ग्राउंड जीरो से तूफान आने के बाद की ये रिपोर्ट आपके लिए देखना जरूरी है। आपको पता लगेगा ये 21 सालों का, मतलब 2 दशकों का ये सबसे भयंकर तूफान, जिसकी रफ्तार थी 155 से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटा। पूजा मेहता की रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान अम्पन के लैंडफॉल की दस्तक जैसे ही हुई, चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से तबाही का मंजर है। लगभग 2:30 बजे ये लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू होती है। कुल मिलाकर 4 घंटों तक ये प्रक्रिया चली है। 6:30 बजे तक जो है इससे अलग अलग इलाकों में कहर बरपाया है। आप देखिए ये तस्वीरें अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से पेड़ टूट गए हैं और कुछ कच्चे जो घर थे, आप देखिए ये जो घर आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले तक लैंडफॉल के पहले तक इसकी छत जो है इंटैक्ट थी, लेकिन टीन की जो ये छत है उड़ जाती है लैंडफॉल के दौरान। और आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं सामने, ये सड़क जो है पूरी तरीके से कट चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पेड़ टूटे हैं, यहाँ पर लोगों की आवाजाही पर जो है काफी दिक्कत होगी। लैंडफॉल भले ही यहाँ से होकर गुजर चुका हो, लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला है, क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हैं अभी भी हमारे लिए यहाँ पर खड़ा होना काफी मुश्किल है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि लैंडफॉल के पास होने के बावजूद भी अगले 24 घंटे काफी क्रूशियल होंगे, क्योंकि इन 24 घंटों में जो है तेज हवाएं चलती रहेंगी और जो है काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बारिश भी बहुत ज्यादा होगी। लैंडफॉल बीत चुका है, लेकिन अब ये देखना होगा कि राज्य सरकार कितनी तत्परता के साथ अब घूम के फिर एक बार खड़ी होगी और जिनके घर टूटे हैं या जिन लोग प्रभावित हुए हैं इस साइक्लोन अम्पन से, उनके पास किस तरीके से खड़ी होती है और उनकी मदद कैसे करते हैं। दीघा से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तूफान का कहर बांग्लादेश पर भी टूटा है। जहां पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा की बात है, तो तूफान की चपेट में ये दोनों राज्य पूरे तरीके से नहीं है, बल्कि इन राज्यों के कुछ हिस्से हैं, इलाके। देखिए, इसलिए आपको अम्फान का हॉटस्पॉट दिखाते हैं। हॉटस्पॉट मतलब जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं अम्फान की वजह से। इसमें पश्चिम बंगाल में दीघा जो बहुत ज्यादा प्रभावित है, 24 परगना, मिदनापुर, हावड़ा, हुगली और कोलकाता, ये अम्फान के हॉटस्पॉट जहां इस अम्फान का कहर देखने को मिला, जहां पर सबसे ज्यादा तेज हवाएं। वहीं उड़ीसा के लोग भी कृपया ध्यान दें, क्योंकि अब उड़ीसा के जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं वो एरियाज जो कि अम्फान के हॉटस्पॉट हैं, वो आपको बताते हैं। भद्रक, केंद्रपाड़ा, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर और जगत सिंहपुर। मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि प्राकृतिक आपदा को तो टाला नहीं जा सकता था, वो आप जानते हैं, प्राकृतिक आपदा को टाला नहीं जा सकता था,
लेकिन उससे होने वाले नुकसान को बेहतर तैयारी से जरूर टाला जा सका, और वो टाला गया। वरना सोचिए 21 सालों का सबसे भयंकर तूफान, रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर, लेकिन बेहतर तैयारी की वजह से, कोरोना काल में भी बेहतर तैयारी की वजह से संभावित नुकसान को कम जरूर किया गया है। तभी कह रहे हैं ना कि सदी का सबसे बड़ा तूफान है, और इस पर नजर रखने के लिए कोलकाता में कंट्रोल रूम बनाया गया है। आपको दिखाते हैं इस कंट्रोल रूम से शाम ढलने से पहले तक किस तरह हलचल थी। ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल में जोर से आएगी अम्फान, ये चेतावनी था आईएमडी का, और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से अभी जो दमकल दफ्तर है वहाँ का मंत्री सुजीत बोस खड़ा यहाँ पे है, और कंट्रोल रूम जो है, कंट्रोल रूम खुला रहेगा 24/7। सुजीता, क्या क्या इंतजाम आप लोगों ने किया है अलग से? एक्चुअल वेस्ट बंगाल में जितना कोस्टल एरिया है, आप लोग पूर्व मेदिनीपुर है, पश्चिम मेदिनीपुर है, दक्षिण 24 परगना है, नॉर्थ 24 परगना भी है, हुगली, हावड़ा, कोलकाता भी है। ये जगह जितना फायर स्टेशन है हम लोग मजबूत किया है, और हम लोग तैयार है। हम लोग देखते हैं इस ज्वार का क्या होता है। ज्वार में बाद में हम लोग देखता है कोई पीर और निकल जाता है, गिर जाता है, कोई क्या है, कोई घर मकान है और मकान टूट जाता है, कोई आदमी क्या होता है ब्लॉक हो जाता है। हम लोग वो काम करता है। जो जो प्रॉब्लम आएगा हम लोग देखेंगे। हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटा तो खुला रहेगा। इधर रेगुलरली दमकल का काम ही है, 24 घंटा का ही काम है, और हम लोग भी जोरदार किया है। पूरा स्टेशन जिधर है हम लोग जोरदार। ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो इसीलिए अलर्ट है दमकल दफ्तर। और कंट्रोल रूम का जो ये तस्वीर है, कंट्रोल रूम 24/7 ये खुला हुआ है। 101 में डायल करने के बाद आपको मिल जाएगा इसका नंबर। पश्चिम बंगाल सरकार के तरफ से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कल ही ये ऐलान कर दी थी कि 24/7 ये कंट्रोल रूम अलग से अम्फान के लिए, नवान्नों के अलावा हर कोई जो सरकारी जो दफ्तर है, जो जरूरी दफ्तर है, वहाँ पे खुला रहेगा। और खुला है, सुबह से सब मंत्री लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और अम्फान के लिए अलर्ट है पश्चिम बंगाल सरकार। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन देवज्योति दत्तों के साथ ममिता चक्रवर्ती, कलकत्ता। अब आपको ये भी बताते हैं कि तूफान का नाम अम्फान क्यों है। दरअसल समुद्री तूफानों को नाम देने की शुरुआत हुई थी 1953 में। उसके बाद से सिस्टम बना कि जिस क्षेत्र में भी तूफान आता है उसके आसपास के देश या उसकी आसपास की जो जगह हैं वही ही इसका नाम देती हैं। बहुत बार आपने देखा होगा तब ये नाम लोकल्स होते हैं। मतलब आप जो आप अम्फान नाम सुन रहे हैं, इसके पीछे की कहानी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल साल 2004 में भारत समेत 8 देशों ने अरब की खाड़ी में उठने वाले समुद्री तूफानों के नाम रखने शुरू किए, और 8 देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल थे। वहीं वर्ष 2018 में इस लिस्ट में ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को भी जोड़ दिया गया। तो तूफानों के लिए पिछले महीने ही 169 नाम फाइनल किए गए हैं, जिसमें सभी 13 देशों से 13 नाम शामिल हैं। और इस लिस्ट में अम्फान पहला नाम था, और ये नाम आपको बता दें थाईलैंड ने दिया है, अम्फान। तो ये तूफान का नामकरण करने की पीछे की कहानी है। तो जब प्रकृति ताकत दिखाती है तो उसके सुपर पावर से नहीं बच पाता। जैसा हमने कहा कि हाँ, तैयारी जरूर की जा सकती है। अब ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। आपको याद होगा अमेरिका में 2 साल पहले साइक्लोन आया था माइकल। साइक्लोन माइकल, जी हाँ, इसने बड़े पैमाने पर तबाही बर्बादी मचाई थी। सोचिए अमेरिका जैसे, ये देखिए वो तस्वीरें, मतलब जितनी भी चीजें थी, ये देखिए ताश के पत्तों की तरह वहां पर उड़ते पेड़, घरों के स्ट्रक्चर। माइकल के पंच से जब सहम गया था सुपर पावर। प्रकृति के आगे हर कोई नतमस्तक है। बड़े पैमाने पर तबाही बर्बादी मचाई थी। अब सोचिए, अमेरिका जैसा डेवलप देश भी एक साइक्लोन के आगे अगर घुटने टेक बैठता है तो प्रकृति की ताकत क्या होती है, क्या हो सकती है। बार बार प्रकृति हमको चेताती है, क्योंकि अमेरिका में पिछले 150 साल में से ये सबसे शक्तिशाली तूफान आया था। जब माइकल ने मचाई थी अमेरिका में तबाही,
4 दिशाओं से सुपर साइक्लोन का हमला। अमेरिका में 150 साल का सबसे बड़ा तूफान। अमेरिका आज भी बर्बादी के इस मंजर को देखकर सिहर जाता है, क्योंकि तूफान ने ऐसी तबाही मचाई थी कि लोग दहशत में आ गए थे। फ्लोरिडा में माइकल साइक्लोन की वजह से 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चली। इस इलाके में करीब 1 शताब्दी में आया ये सबसे शक्तिशाली तूफान था। सुपर साइक्लोन माइकल कैटेगरी 4 का तूफान था। कमजोर होकर कैटेगरी 1 का होने से पहले इस तूफान ने अमेरिका को डराए रखा। करीब 3 घंटे तक तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बाद पनामा सिटी की सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। जगह जगह पेड़ उखड़ गए, सैटेलाइट डिश और ट्रैफिक लाइट भी उखड़ गई। मैक्सिको के हालात भी उतने ही भयानक थे। बर्बादी का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। पानी से भरी सड़कों पर घर तैरते दिखे। कुछ घर अपनी नींव से उखड़ गए, जबकि कई घरों की छतें उड़ गई। सड़कों पर मलबे का ढेर तैरता दिखाई दिया। मैक्सिको के खाड़ी क्षेत्र में तूफान की वजह से कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। कई सड़कें और घर पानी में डूब गए। 2018 के अक्टूबर में आए इस तूफान ने सुपर पावर के लिए सरेंडर जैसे हालात बना दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं कोरोना काल में भी पाकिस्तान आतंक से बाज नहीं आ रहा है। ये अगली खबर यही बताती, क्योंकि देश हित में हमेशा से हम कहते हैं ना, जो सुधर ही जाए वो पाकिस्तानी क्यों कहलाए। आपको बता दें, एलओसी के पार पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकाने में 300 से ज्यादा आतंकवादी मौजूद हैं। वो भारत में घुसपैठ करने की फिराक में। लेकिन पाकिस्तान समझ ये नहीं पा रहा है कि ये नया भारत है, ये न्यू इंडिया है। ये माफ नहीं करता, साफ करता, और पाकिस्तान इसका उदाहरण तो देख चुका है। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन 300। एलओसी पर पाकिस्तान की साजिश पर स्ट्राइक। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, और जिस तरह से सेना के ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंक का काउंटडाउन चल रहा है और हिजबुल कमांडर एक एक करके मारे जा रहे हैं, उसे पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकी आका भी इस बात को समझ चुके हैं कि कश्मीर से अब आतंक के पूर्ण सफाई का वक्त आ गया है। अब पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने खुलासा किया है कि एलओसी के पार 300 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। पीओके में एलओसी के पास आतंकी ठिकाने में करीब 150 से 200 आतंकवादी हैं, और जम्मू में 100 से 125 आतंकवादी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से चौकस हैं। आतंकवादी आए, मारते चले जाए, और हम हर बार कहेंगे भाई पाकिस्तान ऐसा करता है, पाकिस्तान। उसका मतलब जहां पर लालन पालन होता है आतंकवादियों का, जहां आतंकवादियों को दाना पानी मिलता है, वहीं पर अब हमने टारगेट करना चाहिए। कश्मीर में ये आतंक का आखिरी चैप्टर मानिए। 2020 की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में कुल 270 आतंकवादियों की मौजूदगी थी, लेकिन पहले 5 महीनों में ही 70 से ज्यादा आतंकवादियों का सफाया हो चुका है, जिनमें आतंकी संगठनों के 21 कमांडर भी जहन्नुम पहुंचाए जा चुके हैं। हिजबुल का कमांडर रियाज नाइक और उसके बाद जुनैद सहराई को सेना ने 72 हूरों के पास भेजा। उससे आतंकवादियों में भगदड़ मची हुई है। हिजबुल का सरगना भी भारतीय सेना की ताकत से डरा हुआ है। वायुसेना प्रमुख भी पाकिस्तान को साफ और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे चुके हैं कि हिंदुस्तान में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को चिंता होनी ही चाहिए।
साफ संदेश दिया जा चुका है कि भारतीय वायुसेना पीओके में आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक के लिए हर वक्त तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं श्रीनगर में आज आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए। गांदरबल के पंदाच इलाके में बाइक सवार आतंकियों ने ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ के 2 जवानों पर फायरिंग की। हालांकि आपको बता दें, अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों जवानों ने दम तोड़ दिया, वो शहीद हुए। हमले के बाद आतंकी जवानों के हथियार लेकर भाग गए हैं। अब उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है, लेकिन बीएसएफ के हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। आतंकी घुसपैठ को लेकर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने आज पुंछ के किरनी और देगवार सेक्टर में गोलीबारी की। सीमा पार से पाकिस्तान ने भारी मोर्टार भी दागे और पाकिस्तान की फायरिंग पर सेना भी मुंह तोड़ जवाब लगातार दे रही है। लेकिन ये बुरी खबर, बीएसएफ के हमारे 2 जवान शहीद हुए और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। इस वक्त हम उस जगह पर हैं जो कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी एक शूट आउट हुआ है जिसमें जो है 2 बीएसएफ वाले जो है उनकी जान चली गई है, वो शहीद हुए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि यहाँ पर मोटरसाइकिल पर सवार जो है मिलिटेंट्स आए और यहाँ पर एक जो वेजिटेबल शॉप है वहाँ पर वो कुछ खरीदारी करने लगे थे और जैसे ही वो वहाँ पर कुछ खरीदारी कर रहे थे तो वहाँ पर वो मिलिटेंट्स जो है उन्होंने उन पर फायर कर दिया और ये बीएसएफ वाले जो थे यहाँ पर तैनात थे ड्यूटी पर पूरे इलाके में और उनको फायर किया गया और उस फायरिंग में उनको जो है बहुत सारी गोलियां लगी। उनको तुरंत यहाँ से शिफ्ट तो किया गया हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। फिलहाल इस पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया है। जो हमलावर हैं उनकी तलाश शुरू कर दी गई है और पूरी तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स ने जो है आज स्ट्राइक फिर से किया है। यहाँ पर कल ही एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें टॉप कमांडर जो है हिजबुल मुजाहिदीन का वो मारा गया था, लेकिन आज मिलिटेंट्स ने फिर से एक बार स्ट्राइक करके ये इशारा दिया है कहीं ना कहीं कि उनकी प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल इस पूरे इलाके को जो है कॉर्डन में लिया गया है और तलाशी अभियान जो है उसको शुरू कर दिया गया है। कैमरा पर्सन सैफा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, पांच श्रीनगर। हमारे बीएसएफ के जवान जो 90 फीट रोड पर डिप्लॉयड थे और उसमें से 2 जवान ग्रुप से हट के, जैसा आप देख रहे हैं कि गली से आकर दुकान पर आया था, मोस्ट प्रोबेबली कुछ सामान खरीदने आए होंगे, तो 3 मिलिटेंट बाइक से आया और उस पर अंधाधुंध फायरिंग किया। उसमें एक शहीद हो गया मौके पर, एक को हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पर शहीद हो गए और दोनों का वेपन स्नैचिंग हो गया। हम लोग कॉर्डन लगा लिए हैं और इसको ट्रैक डाउन कर रहे हैं, इसको जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। वेपन स्नैचिंग की भी बात आ रही है क्या उनका? हाँ, हो गया। तो हिजबुल के कमांडर रियाज नाइकू के जहन्नुम पहुंचने के बाद सुरक्षा बलों ने हिजबुल के नए कमांडर सैफुल्लाह को घेर लिया। आपको बता दें, मंगलवार को हुए एनकाउंटर के दौरान सैफुल्लाह के भागने की तस्वीर सामने आई है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त मनीष शुक्ला मुझे बता रहे, उनसे बात करेंगे। लेकिन सैफुल्लाह के भागने की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ उसी तरीके से जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे, रियाज नाइकू के बाद हिजबुल को कोई अगला कमांडर नहीं मिल रहा था, कोई भर्ती होना नहीं चाहता था। इसी का डर था कि शेल लाइफ कुछ दिनों की है कि उसे मालूम है कि वो आतंकी बंदूक उठाएगा, तस्वीर आएगी, मारा जाएगा और बिल्कुल कुछ वैसा ही हुआ। हालांकि भागने की तस्वीरें आई है सब। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये नया कमांडर सैफुल्लाह, उसको घेर लिया गया था? देखिए अमन, कल ये एनकाउंटर हुआ था श्रीनगर में, आपको याद होगा, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे। तो इसमें जानकारी मिली थी कि जो हिजबुल मुजाहिदीन का एक और कमांडर है सैफुल्लाह, A++ कैटेगरी का है, उसकी काफी दिनों से तलाश है। वो भी उस एनकाउंटर की जगह पर उसी घर में बाकी 2 आतंकियों के साथ था, लेकिन वो वहां मौके से वो निकल भागा था। हालांकि उसके भी पैर में गोली लगी थी और ये जो वीडियो दिखा रहे हैं दरअसल उसी जगह का है कि वो पीछे के रास्ते से वो भाग रहा है। तो दरअसल एक बड़ी कामयाबी जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और ज्यादा, क्योंकि कल जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ था, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए थे, लेकिन उसमें सैफुल्लाह की भी तलाश थी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और स्पेसिफिक इनपुट मिला था। तो इसी चीज को लेकर के वीडियो जो हमारे हाथ लगा है, जिसको हम दिखा रहे हैं कि कैसे एनकाउंटर की जगह से वो फरार हो रहा है। सेना की तरफ से कहा भी गया है कि जो भी अब आतंकी संगठन का नया कमांडर बनेगा उसकी उम्र ज्यादा होगी नहीं। और यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बाल बाल बच गया सैफुल्लाह।